एक बार लोगों को दिखे तो सही कम से कम। हमारे साथ अब कॉन्फ्रेंस में से रामदेव अग्रवाल जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव जी, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है कॉन्फ्रेंस? क्या टर्नआउट वैसा ही है जैसा आप नॉर्मली देखते हैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट ने रिटर्न्स देने बंद कर दिए हैं तो थोड़ा सा टर्नआउट भी कम हो गया है? No, it's fully crowded, I mean, there are 200 corporates, 1,200 participants, 16,000 meetings. So it's all full. In fact, the excitement is very high. Yesterday was day one, very good. I think more on AI and technology and those kind of talks were there yesterday. It was very good. And today, now new flavor is there. Let's see. I mean, we have called all the growth companies. So let's see what's happening in the real growth. We'll start with Tata Consumer, and then many other companies are there. So we'll see what's really happening in the economy. And so it is all fully packed. रामदेव जी, आपने जैसा आपने कहा काफी कंज्यूमर कंपनीज हैं, आईटीसी है आपकी कॉन्फ्रेंस में, वरुण बेवरेजेस है, गोदरेज कंज्यूमर है, टाटा कंज्यूमर है, लेकिन इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स ने रिटर्न्स देने बंद कर दिए हैं पिछले। अगर आप देखें, आईटीसी अभी मल्टी ईयर लो पर आ गया है, गोदरेज कंज्यूमर में भी काफी दिक्कत हुई सीईओ छोड़ने के बाद। यहां पर आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत हो रही है, या ये एक अपॉर्चुनिटी है कंजम्पशन स्पेस? कंजम्पशन में तो हमेशा ही अपॉर्चुनिटी है। द इशू इज दैट व्हाट इज द प्राइस यू आर पेइंग इन स्टॉक्स। मेरे को लगता है कि 2015-17 के पहले एक क्वालिटी के पीछे इतना पागलपना था कि क्वालिटी एट एनी प्राइस हो गया था, एंड तो वो वहां से वो करेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, बीच में क्या ग्रोथ भी थोड़ा खत्म हो गया 5-7 साल कंज्यूमर कंपनीज में, तो जो उन्होंने जो वैल्यूएशन दिया वो जस्टिफाई नहीं हुआ ग्रोथ के कारण से। सो नाउ अभी भी थोड़ा बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी वो थोड़े महंगे तो होने ही चाहिए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही महंगे हैं। तो जब तक अर्निंग्स ग्रोथ कैचअप नहीं होगा करंट वैल्यूएशन से, मेरे को नहीं लगता रिटर्न आएगा। तो दे आर मतलब बहुत अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन जो तीन जो होते हैं कि अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा बिजनेस और अच्छा प्राइस, तो अच्छा बिजनेस है, अच्छा मैनेजमेंट है, और लेकिन अच्छा प्राइस होना भी बहुत जरूरी है पैसे कमाने के लिए। सो दैट इज व्हाट इज मिसिंग इन दोज कंपनीज। ओके रामदेव जी, ये पेटीएम की हो गई या प्रेजेंटेशन, या अभी बाकी है? आई एम श्योर उसमें काफी लोग सवाल पूछने वाले होंगे। और आप हो गया। अच्छा, कल हो गया। अच्छा, ठीक है। ये न्यू एज में काफी पैसा बनाया है कल लोगों ने, बहुत सारी के सारी न्यू एज स्टॉक्स। आपने भी काफी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर अब वैल्यूएशंस अभी भी ठीक ठाक हैं, या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, कहानी तो बहुत लंबी है अनुज। मतलब ये डिकेडल कहानी है, मतलब यानी ये अभी जल्दी, मतलब देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड, जैसे अमेरिका में देखिए तो टॉप 10 कंपनीज और टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो हमारे में प्योर टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं है इंडिया में, लेकिन टेक्नोलॉजी यूजिंग कंपनीज हैं, जो अंडरलाइंग बिजनेस है जिसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस बन रहे हैं। तो ये बिजनेसेस तो बहुत बड़े होंगे, लेकिन कल के कल तो नहीं होने वाले हैं। मतलब दैट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक 5-10 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो मुझे लगता है महंगे तो जरूर हैं, और लेकिन बहुत रैपिड ग्रोथ है। तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स व्हाट इज योर टारगेट। मतलब ये आपने 100 में खरीदा, भाव 200 गया, आपको उतना ही टारगेट है तो डेफिनेटली यू मस्ट बुक। बट जो लॉन्ग टर्म होल्डर है, और यदि मान लो अच्छी कंपनी में बैठे हैं, सस्ते में खरीदे हैं, आई थिंक जस्ट मतलब उनको बैठना चाहिए। मेरे को लगता है कि वो जो प्रॉफिट हजम करने की हिम्मत होनी चाहिए, जो लंबे प्रॉफिट डाइजेस्ट करने का, तो वही एक तरीका है जिसमें आप बहुत पैसे कमा सकते हो। और यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आप यदि अच्छे भाव में खरीदे हैं, आप कंफर्टेबल हो, तो आप बैठे 5 साल 10 साल, क्योंकि ये कहानी बहुत बड़ी बनेगी। अच्छा रामदेव जी, ये आपने अर्निंग सीजन देखा पूरा, आप इस कॉन्फ्रेंस में हैं, आप मैनेजमेंट्स को सुन रहे हैं, सीईओज को सुन रहे हैं, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ है इस बार की नंबर्स को देखने के बाद, पिछले क्वार्टर के नंबर्स को देखने के बाद, कि अर्निंग्स का एक्सपेंशन बहुत ड्यू है अगले 2 क्वार्टर्स में? देखिए, मैं तो आई बिलोंग टू कैपिटल मार्केट्स एंड फिनेंशियल्स, तो वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस 15-17%, 18% क्रेडिट ग्रोथ है, कैपेक्स बूम चालू हो रहा है सब तरफ, तो फिनेंशियल्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब यानी आपका कैपेक्स कहीं भी हो, लेकिन उसके लिए फंडिंग जहाँ से आएगी तो बैंक्स को फायदा होगा। तो ऐसे बैंक्स आर इन प्रिस्टीन कंडीशन, एंड थैंक्स टू थोड़ा 1-2 बड़े बैंक नॉट डूइंग मैं थोड़ा सा स्लो हैं ग्रोथ में, उसी कारण से अभी जो पूरा सेक्टर का वैल्यूएशन लो है।
सो सेक्टर इज नॉट अ हॉट फेवरेट, बट आप अर्निंग्स ग्रोथ देखें, क्वालिटी ऑफ बुक्स देखें, बैलेंस शीट देखें, आई थिंक बैंक्स आर इन वेरी गुड सिचुएशन, और आगे जो ग्रोथ आएगा अभी इकोनॉमी में उसके भी वो बहुत बड़े बेनिफिशियरी होंगे। सो एक बैंक अच्छा लगता है। बाकी तो आपके पास जितने एनर्जी ट्रांजिशन है, कैपिटल गुड्स है, आपका जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड हो रहा है, कंप्यूटर का बिल्ड हो रहा है, डिफेंस में बिल्ड हो रहा है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। वही है, मुझे क्या लग रहा है कि इस बार जो ग्रोथ कंपनीज हैं, मतलब समझ, मेरी शायद समझ कम हो, लेकिन बहुत महंगे हैं कई कंपनीज। सो यू हैव टू फिगर आउट कि 20, 25, 30 के पी में अच्छी ग्रोथ कंपनी, अच्छी क्वालिटी कंपनी कहाँ मिल रही है, और वो जो है ज़्यादा लार्ज कैप में कम है, बट मिड और स्मॉल में बहुत है। तो और आप देखे होंगे कि अर्निंग्स भी वहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो स्पेसिफिक कंपनीज में बहुत चॉइसेस हैं। ओके, रामदेव अग्रवाल जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। हमने सेक्टर स्पेसिफिक चर्चा कर ली, ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक भी चर्चा की, लेकिन मेरा सवाल मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को लेकर है। जब जुलाई एमपी डेटा आया तो हमने एक बड़ा रुझान स्मॉल कैप की तरफ देखा, 39% का जब मंथ ऑन मंथ बेसिस, और आप हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर कंस्ट्रक्टिव रहे हैं सर। अब सवाल ये कि, और आपने एक और चीज़ हमेशा से कही है कि जहां वैल्यूएशन रीजनेबल हो और साथ ही अर्निंग्स ग्रोथ दोनों का कॉम्बिनेशन हो, वहां पर ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या स्मॉल कैप में दोनों चीज़ें हैं, या फिर क्वालिटी के नाम पर वैल्यूएशन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? अभी क्या, स्मॉल कैप मतलब 250 के बागे जितने भी कंपनी, 2000, 2500 कंपनी है स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, तो कई कहानियां बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत रिजनेबली प्राइस भी हैं। सो आपको थोड़ा रिसर्च डीप करना पड़ेगा, इन द सेंस दैट लार्ज कैप में चलिए 100 कंपनी है, 150 कंपनी है, तो आप थोड़ा चॉइस कम हो जाता है, लेकिन आप नीचे जाएँ तो चॉइस बहुत है। तो आपको अच्छा, लेकिन अभी स्क्रीनर भी है आपके पास, कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यू कैन यूज़ AI टू रिसर्च। आपके जो क्लाउड आ रहा है उससे बहुत अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ फाइंडिंग द राइट कंपनी एट राइट प्राइस। तो अच्छी कंपनियां तो बहुत हैं, लेकिन सही प्राइस में क्या मिले उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। तो बट मेरे को लगता है कि जैसे जैसे आगे बाजार बढ़ेगा, जैसे जैसे ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पिकअप होगा, और नई नई कंपनीज नीचे से आएंगी जिनमें ग्रोथ आएगा और आपको रिजनेबल वैल्यूएशन भी मिलेगा। रामदेव जी, आप ऑटोज में आपने बहुत पैसा बनाया था, आपकी एक समय पे पहचान होती थी हीरो होंडा के साथ। इस बार ऑटोज में शानदार मोमेंटम भी है। जीएसटी कट के बाद आपने बात की थी कि वॉल्यूम ग्रोथ देखिए क्या शानदार आ रही है, और इस बार कंपनी ने मार्जिन भी मेंटेन किए, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज था। लेकिन सरप्राइजिंगली मैं आपकी इस कॉन्फ्रेंस में ऑटो कंपनी नहीं देख रहा हूँ एक भी, ऐसा क्यों? शायद बुलाए होंगे, आए नहीं होंगे उन्होंने, दे आर डूइंग सो वेल कि यहाँ पर आने के लिए टाइम ना हो शायद। तो तो कई बार क्या होता है कि ये सही आर्गुमेंट है। हाँ, से हाँ। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि जैसे क्या है, जो उन्होंने ऊपर हैं जो 200 कंपनी, उसमें काफी ऑटो कंपनीज हैं, लेकिन जो 15 ट्रैक हैं, जो मेन ट्रैक होता है सीईओ ट्रैक, उसमें सीईओ दे डोंट हैव टाइम, दे आर वेरी बिजी, बट कंपनी के IR डिपार्टमेंट वाले या CFO काफी लोग आए हुए हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। कल मैं डिक्सन टेक की मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, हम CNBC आवाज पर आए थे, वो आपकी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन से। ये EMS स्टोरी में आपको अब कितना दम लगता है? क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि 3-3.5% के मार्जिन पर कब तक री रेटिंग होगी? तो वो हम भी वो सीईओ ट्रैक में थे, वो तो उन्होंने गाइडेंस दिया कि उनका जो 3% वाला मार्जिन वो 4.5-5% हो जाएगा। तो यदि आप टर्नओवर बता रहे हो कि भाई आपका 50,000 करोड़ से 2030-31 में 1,80,000 या 2 लाख करोड़ हो जाएगा, सो 3x तो टर्नओवर बोल रहे थे, एंड 1.5 टाइम्स प्रॉफिट PAT, तो 5 टाइम्स इन 5 years की बात कर रहे थे। ऐसा उन्होंने, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे समझ में आया। सो मतलब भाई इंडिया के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं वो, लेकिन ग्लोबल इसमें दे आर नॉट दैट बिग। सो आई थिंक मैनेजमेंट, आई नो, मैं तो 2007-8 से इन्वेस्टेड था, सो दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, अंडरस्टेटेड, बट इतना जनरली इतना ज़्यादा वो गाइडेंस दे रहे हैं, मतलब डेफिनेटली दे मस्ट बी कॉन्फिडेंट टू रीच देयर। अच्छा रामदेव सर, आपका एक विजन जानना चाहता हूँ। एक ऐसा स्पेस जो कि पिछले 5 साल में सबसे बड़ा, अगर आप देखें, स्पेस इमर्ज हुआ है, लुक एट डिफेंस स्पेस।
सारी कंपनी को देखिए आप, चाहे इट्स प्राइवेट या फिर पीएसयूज, आप इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को देखिए, हमारे इक्विपमेंट्स, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की बाहर जो एक्सेप्टेंस है उसको देखते हुए इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है? ये तो परपेचुअल है और बहुत बड़ा होगा, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और अभी जो दुनिया में माहौल है, हर तरह लड़ाई हो रहा है और हर लोग, नोबडी वांट्स टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। और फॉर इंडियन डिफेंस, अब इंडिया का इतना, मतलब वी आर द 4th लार्जेस्ट स्पेंडर इन द वर्ल्ड इन डिफेंस, एंड 60-70% वी आर स्टिल इम्पोर्टिंग। तो अब जो है, जो सेल्फ रिलायंस की बात, जो आत्मनिर्भरता की बात होती है, आत्मनिर्भरता डिफेंस में होने का जो नारा मोदी जी ने लगाया और उसको जो एग्जीक्यूट किया है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी मेकर्स इन रिसेंट टाइम्स। सो मुझे लगता है कि इसका ये तो प्रॉस्पेक्ट बहुत लंबे हैं। वही है कि उसमें वापस से, क्योंकि इसमें क्या, इसमें क्लाइंट एक ही है, सरकार, तो वो एक निगेटिव होता है। उसके कारण से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कब ऑर्डर आता है कब ऑर्डर नहीं आता है। तो इसका वैल्यूएशन जो है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि ग्रोथ रहेगा, एश्योर्ड है, तो काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा और ग्रोथ भी आएगा, बट ग्रोथ रुक रुक के आएगा। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा, यू हैव टू बी केयरफुल एट व्हाट लेवल यू आर बाइंग। ओके, चलिए अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आपकी कॉन्फ्रेंस में नवनीत मनोज जी आ रहे हैं। एक सेबी का डेटा, जो फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई पार्लियामेंट में, रीसेंट प्राइस बिहेवियर, एक सेंस बन रही है क्या कि हम ट्रेडिंग से एज अ कंट्री इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? क्या वही स्टॉक मार्केट के प्राइस बिहेवियर बता रहे हैं? थोड़े से ब्रोकरेज एक्सचेंजेस नीचे आ रहे हैं, एएमसी वेल्थ मैनेजमेंट के स्टॉक्स, डिपॉजिटरी के स्टॉक्स रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये एनालिसिस सही होगा क्या? नहीं अनुज, क्या एक फेज था लास्ट 5-6 साल में, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग बढ़ गया था। मतलब 7-8-9 ट्रिलियन डॉलर का डेली ट्रेडिंग होने जा रहा था। मतलब ऑलमोस्ट 2 times ऑफ योर मार्केट कैप योर ट्रेडिंग। एक ऐसा माहौल आ गया था, ग्रॉस वॉल्यूम नॉमिनल वैल्यू, और उसके ऊपर भी 40-50 का ग्रोथ था। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंसर्निंग हो गया था। तो रेगुलेटर ने आगे उसको रोका। सो उसको, और जो भी उन्होंने किया, एसटीटी बढ़ाया या डेली एक्सपायरी बंद किया, और जो भी और कई स्टेप्स लिए उन्होंने, फंडिंग भी थोड़ा रोका है। सो ये सब मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए, बाजार के लिए अच्छा है। और हालांकि कुछ लोगों से उसका नुकसान भी होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बट मेरे ख्याल से रेगुलेटर इज ऑन टॉप ऑफ इट एंड रिफॉर्म्स आर ऑन। लेकिन मार्केट में कुछ हद तक लिक्विडिटी लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो लिक्विडिटी कैसे आए, चाहे एसएलबीएम करें या और दूसरे करें, तो ट्रेडिंग से क्या होता है, लिक्विडिटी अच्छी रहती है। सो हाउ डू यू मैनेज द लिक्विडिटी एज वेल एज इन्वेस्टिंग कल्चर, ये बैलेंस बढ़ाना जो है वो बहुत जरूरी है। और ये इवॉल्व होगा, ऐसा मुझे, आई एम नॉट पेसिमिस्टिक ऑन इधर ऑफ देम। इधर ब्रोकरेज में थोड़ा सा चैलेंज है अभी शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस, बट बाकी तो कैपिटल मार्केट पर से शुड डू वेल। ऑलराइट, रामदेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको बाकी की कॉन्फ्रेंस के लिए।